चलिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? G1 फेज पूरा कर चुके हैं और उसके बाद एस फेज भी हम लोग देख चुके हैं। और एस फेज का फंक्शन था, हम लोग लास्ट जान कर गए हैं कि इसमें डीएनए क्वांटिटी हो जाएगा 2 टाइम्स डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर नो चेंज। और एक चीज देखें एस फेज में सेंट्रोसोम, ये भी हो जाएगा 2। ये होता है एस फेज का कहानी। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, वो है G2 फेज। एज यूजुअल गैप फेज 2, गैप फेज 2, सेकंड गैप फेज। ऐसे समझिए जैसे सुबह उठे, है ना, जॉगिंग करने गए, तो जॉगिंग करने के पहले लंबा चौड़ा सो लिए, है ना, आराम किए, ये हो गया गैप हुआ। उसके बाद बड़ा मेहनत से जॉगिंग किए, फिर थक गए, फिर गैप लिए, हाँ सो गए, ये वो वाला गैप है। थक गए तो थकान मिटाने के लिए गैप। उसके बाद एक्चुअल लड़ाई, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, वहाँ पे लंबा समय बिताना है, बहुत पढ़ना है, वो आज के दिन का सबसे हाईलाइटेड वर्क है। तो जब तक तरोताज़ा होकर थोड़ा सा रिविज़न करके थोड़ा बैक क्लास नहीं पढ़ के जाएंगे तब तक काम बनेगा नहीं। वहाँ पे पता नहीं कौन सा खड़ा कर देंगे, है ना, इंसर्ट हो जाएगा। ये सब कई तरह का खतरा रहता है, तो बड़ा अच्छे से तैयारी होकर करके जाते हैं। तो यही है G2 फेज। ये अब जीवन के अंतिम चरण में, इसके बाद नया जीवन शुरू होने वाला है इसका, मतलब अगला दिन शुरू होने वाला है, ऐसा होता है। तो नया जीवन के लिए इसको करना क्या होगा? सेल डिवीजन करना होगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स लाइफ, ठीक। इसीलिए G2 फेज का मेन मकसद रहेगा सेल डिवीजन की तैयारी, ठीक। क्या क्या होगा इसमें? इवेंट्स, प्रिपरेशन, इवेंट का पहला नंबर प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन। सीरियल नंबर 2, इसमें सर्टेन प्रोटीन सिंथेसिस भी होंगे। और ये होगा ट्यूब्यूलिन, इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा G2 फेज। और दूसरे प्रोटीन्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं, G1 फेज में ही बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें अब फर्दर साइटोप्लाज्म का एक्सपेंशन नहीं होगा, नो मोर other molecules, more creation। और खास बात, अब की बार सेल जब डिवाइड, मतलब अब की बार जब होगा ये जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, तो नए सेल्स जो बनेंगे उनको उनका लाइफ कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी प्रोविजन देना पड़ेगा। यानी अपने जीवन जीने के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो एनर्जी का सोर्स लेकर लें, फूड मैन्युफैक्चरिंग का सोर्स लेकर लें, ठीक है। तो अभी तक इसने वो काम नहीं किया था, तो इस समय G2 फेज में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट, उसका नंबर बढ़ाया जाएगा। और इनके डिवीजन के बाद, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन के बाद ये रहेंगे कैसे? अभी इकट्ठे रहेंगे एक साथ, ठीक है, एक चैनल बनकर। और जब सेल डिवीजन के दौरान 2 फेज आएगा, एक होगा पहले
न्यूक्लियस का डिवीजन सेकेंड फेज आएगा, उसी में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उस समय क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहलाते हैं। उस समय इसको दो बराबर भाग में बांट के एक को एक में, दूसरे को दूसरे डॉटर सेल में भेज देंगे। ठीक है, ताकि बंटवारा में ईमानदारी रह सके, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको इकट्ठे रखा जाता है ताकि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें इस स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया increase in number, chloroplast increase in number, और दोनों ही केस में Y डिवीजन। और सेल पढ़ते समय हम लोग देख चुके हैं ये डिवीजन कैसा होता है, बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर गौर करने वाली बात देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका नंबर बढ़ रहा है कहाँ, G2 फेज में। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER, ACR और RER, when their number rise। सोचिए तो जरा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन तीनों में इनकी नंबर, इनकी संख्या कब बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए कि नहीं, पहले तो ये जस्टिफाई करना होगा, बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बताइए, तो अगर राइबोसोम का नंबर बढ़ेगा तो क्या फायदा मिलेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा। सेल बढ़ रहा है, प्रोटीन का ज्यादा जरूरत है, तो राइबोसोम का जरूरत पड़ेगा, इसलिए क्योंकि प्रोटीन ज्यादा चाहिए। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जरूरत ज्यादा क्यों पड़ेगा, हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट, याद रखिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ACR की मात्रा बढ़ानी क्यों पड़ेगी, लिपिड सिंथेसिस करना है, वेरी नाइस। और RER की मात्रा बढ़ानी होगी, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आप बताइएगा उनको कि प्रोटीन सिंथेसिस और नए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म का मास बढ़ाना, ये कब हुआ। तीनों फेज हमारे सामने है, G1, S, G2, और ये तीनों इंटरफेस के हिस्से हैं। ये तो स्मार्ट आंसर होगा कि हाँ सर ये तो इंटरफेस में होगा, लेकिन इंटरफेस को हम बाइफरकेट कर चुके हैं। अब इंटरफेस एक साथ इकट्ठा नहीं है, G1, S, G2 तीन टर्म में वो दिख रहे हैं, तो हम लोग को और स्पेसिफाई होकर बताना पड़ेगा ये कब बढ़ेगा। तो देखिए एक सिंपल कोरिलेशन, इनका काम क्या है, देख रहे हैं, प्रोटीन बढ़ाना, लिपिड बढ़ाना। और देखिए तो G1 और S और G2 में से किस में लिखे हैं, नए प्रोटीन का निर्माण, नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, न्यू न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, साइटोप्लाज्मिक मास इज इंक्रीजिंग वेरी मच। G1 फेज में नए प्रोटीन सिंथेसिस, G1 फेज में। तो मशीनरी मेरा ये है, तो नेचुरली ये कब बढ़ेंगे, इन G1 फेज, याद रखिए, ये नोटेड बाय इन वैल्यू, ध्यान देने वाली बात, नोटेड बाय। इनका नंबर बढ़ेगा जब सेल G1 फेज में रहेगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटेड बाय नंबर सेकेंड, इसको नोटेड बाय नंबर फर्स्ट कर लीजिए। कहना ये है
क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखें तो हम लोग को आसानी से याद रहता है। व्हाट वी कॉल द स्टेज ऑफ द सेल if it remains forever in the G1 phase, it remains longer in G1 phase but comes out after a stimulation. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग वैसे सेल्स की अवस्था को क्या नाम देंगे जब ये प्रोलॉन्ग कर जाए, हमेशा के लिए जीवन फेज में फंसा हुआ रह जाए, बाहर ही नहीं है। ठीक है, यानी एक बार जो बना उसके बाद डिवीजन किए नहीं, ये जीवन फेज में ही रह गया है ना। और दूसरा डिवीजन की ओर बढ़ा, लेकिन तब गया जब उनको कोई स्टिमुलेशन, कोई उत्तेजित करने वाला पदार्थ आया, कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो उत्तेजित हुए और उससे बाहर आए, तो उनसे कहेंगे उन्हें जीवन फेज से बाहर निकलने के लिए एक स्टिमुलेशन मिला। क्या दोनों के कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं? देखिए, स्टिमुलेशन मिलने के बाद जीवन फेज में बाहर आते हैं ऐसे सेल्स होंगे कहाँ के? एम्ब्रायो, सेल्स ऑफ एम्ब्रायो, और अच्छे से कह दें इन सीड। सीड के अंदर जो लिविंग पार्ट रहता है वो एम्ब्रायो है, क्योंकि उससे जब स्टिमुलेशन मिलेगा तभी वो सेल डिवाइड करके जर्मिनेट करता है और रूट और शूट प्रोड्यूस करता है। उसके पहले डिवीजन कर रहा है क्या? अगर डिवीजन कर रहा होता तो सीड का साइज बढ़ता ना, काम कर रहा है जिसके तरह से, और बहुत सारा सीड तो अनफॉर्चुनेट होता है हमारे पेट में चला जाता है, खा जाते हैं ना। दाल है, चना है, मूंग है, एक्सेट्रा, राजमा है, बीन्स है, ये पनपने के पहले ही जानवरों के पेट में चले जाते हैं, तो वो तो गए। लेकिन जब तक थे, जब तक पकाकर खाए नहीं, तब तक में कौन सा डिवीजन करें? तो जीवन फेज में लटके हुए रह गए। ठीक है, लेकिन किसान उन पर मेहरबानी करके उनको जरा जमीन में दे दिया, डाल दिया, नमी मिली, मॉइस्चर मिला, दे जर्मिनेटेड। तो यहाँ पे नमी मिलना, उसके लिए क्या हो गया? स्टिमुलेशन। ठीक, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ऐसे सेल्स जो जीवन फेज में लगातार रहने वाले थे लेकिन उन्हें जगाया गया, दे कम आउट, उनके लिए इस जीवन फेज का कोई एक नाम होगा। क्या नाम होगा? जलाया जाएगा। पानी में जैसे ही डालते हैं, मतलब नमी मिलती है ना, मॉइस्चर मिलता है जब, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी वाटर एब्जॉर्ब किया। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उससे वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, सीड को लंबे समय के इंतजार के लिए उस लायक बनाया जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसमें प्लांट्स उनको डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें वाटर निकालते हैं। तो वाटर की जब कमी रहती है तो सारा मेटाबॉलिज्म उसका सो जाता है और बहुत ही धीमी गति से वो रेस्पिरेशन करता है, केवल किसी तरह से जिंदा रह सकता है। और उसको जिंदा किसको रखना है? अपने रूट मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे जो डिवाइड करके रूट और शूट प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ उसी पार्ट को वो जिंदा रखना है। और वो मतलब देह हाथ झाड़ के उठ के खड़ा कब होता है? जो उसे वाटर मिल जाता है, तो उसके सारे एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर तो वो तेजी से डिवाइड करके बाहर निकल आता है नया प्लांट। ये हुआ उसको जगाने का प्रक्रिया, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। और भी आप 11th में ही पढ़ेंगे, ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ पढ़ेंगे। इम्प्लांट करना पड़ता है ना, वो अपने होता है, खुद से ही होता है, स्टिमुलेशन नहीं, उसे इम्प्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब हम लोग
आर्टिफिशियल क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब वो प्लांटेशन करना पड़ता है, अदरवाइज ये खुद से एनीवे। एक ये हो गया, और पहला कंडीशन था क्या होगा उन सेल्स का, वो हमेशा के लिए जीवन फेज में रहेगा। जैसे नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करते, आई सेल्स डिवाइड नहीं करते, हार्ट के सेल्स डिवाइड नहीं करते, किडनी के सेल्स डिवाइड नहीं करते, उनके लिए जितने लंबे समय तक जीवन फेज में रहने का क्या कोई अलग नाम है? तो देखिए आंसर है जो लंबे समय तक जीवन फेज में रह जाएंगे, जो कभी इससे बाहर नहीं आएंगे, उनके लिए वो जीवन फेज का दूसरा नाम हो जाएगा जी नॉट फेज, G0, जी नॉट फेज। इसके लिए कहा जाता है दे केम आउट ऑफ द सेल साइकिल, वो सेल साइकिल से बाहर आ गए, यानी मुक्त हो गए। तो कहते हैं ना गीता के उपदेश है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ गए, तो बाहर आ गए, दोबारा जन्म लेने जा ही नहीं रहा, बाहर आ गए, मुक्ति मिल गई इन्हें। तो ऐसे के लिए है ना टर्म है जी नॉट फेज, और जी नॉट फेज का मतलब होता है वो सेल साइकिल से बाहर आ गए। ये जो जीवन फेज में है लंबे समय तक है और मौका मिलेगा तो उससे बाहर आएगा, ऐसियों के लिए इस तरह का जीवन फेज कहलाता है क्विसेंट फेज। ठीक है, ऐसों के लिए सेकंड वाला जो है इसके लिए कहलाएगा क्विसेंट फेज, QUISCENT, क्विसेंट PHAS, क्विसेंट फेज। यहाँ पे नोट कीजिए। इस तरीके से हम लोग कथा कहानी का अंत करते हैं किसका? इंटरफेस। नाउ वी रीच द एम फेज। और एम फेज है माइटोसिस फेज। इट इज द फेज ऑफ सेल dividing into two daughter cells। अच्छा, एक चीज कभी सोचे हैं, कभी बोले भी होंगे फिर भी, कि सेल को मदर सेल, बनने वाले सेल्स को डॉटर सेल ऐसा क्यों करते हैं? हमेशा फेमिनिन जेंडर में ही क्यों यूज करते हैं? कभी सोचे हैं? उसी तरह देखिएगा क्रोमैटिड दिखाए थे, वो हमें बोले थे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ब्रदर क्रोमैटिड्स नहीं बोले थे। एग्जैक्टली, रीजन क्या है? ये नए जनरेशन को जन्म देंगे, है ना, इन्हीं से बनेंगे। तो जन्म देना किसका काम होता है? माँ का, इसीलिए हम इन्हें मदर सेल कहते हैं। तो माँ जब जन्म देती है और वो जब फिर आगे जन्म देंगी तो वो क्या डॉटर होती हैं, वही ना, फिर आगे चलकर मदर बनेंगी। इसीलिए नए बनने वाले सेल्स को हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं, है ना। और इनके अंदर में जो भी एक जैसी संरचनाएं होंगी उनके लिए सिस्टर टर्म यूज करें। ठीक है, ठीक याद रखिए। नाउ एम फेज, ये हो गया सेल डिवीजन का फेज, और ये डिवाइडेड है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेजेस। ये फिर से दो शार्प डिफरेंट फेजेस में बटे हुए हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस फेज। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस डिवीजन। तो ये न्यूक्लियर डिवीजन फेज पहला हो गया, और फिर इसको बांटा गया है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज, और लास्ट है टेलोफेज, जिसमें कि प्रोफेज लॉन्गेस्ट है।
इन चारों फेजेस में प्रोफेज सबसे लंबा चलता है, बाकी मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो दोनों फेज हुआ ना। हाँ, पर कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस हो गए। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस हो गए। इन चारों स्टेज को पूरा करने के बाद न्यूक्लियस 2 भाग में बढ़ता है, इससे पहले। और दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस, और साइटो मतलब सेल, काइनेसिस तो आप जान ही रहे हैं, डिवीजन। यहाँ साइटो एक्चुअली सेल नहीं, साइटोप्लाज्म को मीन कर रहा है। तो साइटोकाइनेसिस बोलने का पूरा अर्थ हुआ कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म को 2 भाग में बांटा जा रहा है, इसलिए साइटोकाइनेसिस। यानी कि सेल डिवीजन 2 भाग में पूरा होगा। पहले भाग में न्यूक्लियस का 2 हिस्सा होगा और फिर साइटोप्लाज्म 2 भाग में बटेगा। अब बारी बारी से देखें कैरियोकाइनेसिस से होने वाली घटना। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखिए, पहला स्टेज इसमें क्या रखा गया है? प्रोफेज। ठीक है। इंटरफेज में न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा? खासकर हम अगर जीवन फेज की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा? और सेंट्रोसोम दिखाई पड़ेंगे ऐसे जीवन फेज में। और इसमें न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके से दिखेंगे? लाइक दिस। तो क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? क्रोमेटिन फाइबर के रूप में, सिंगल स्ट्रैंड। और एक क्रोमोसोम में एक डीएनए का धागा दिख रहा है। ये दोनों हो गए क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी कि क्रोमोसोम्स। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां है साइटोप्लाज्म, बाउंड्री के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये रहा सेंट्रोसोम। ये डिस्टिंक्टली दिखाई पड़ रहे हैं। कौन सा फेज? जीवन। ठीक है। जीवन से इस फेज में जब आएगा, जब ये इस फेज में आएगा पहला जो डिफरेंस दिखेगा, एस फेज में हम लोग क्या देखे हैं? एस फेज के दौरान ये डबल हो जाता है, सेंट्रोसोम। ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बनाते हुए लाइंस क्या है, बता पाएंगे कोई? सेंट्रोसोम की ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हुए, बोलिए। सेंट्रो नहीं, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स याद रखिएगा। और इससे जो ऐसे लाइंस निकले हुए हैं सन रेज की तरह, इन्हें क्या कहते हैं पता है? ये है एस्टर रेज। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने हैं, पर यहाँ इनका नाम दूसरा है, इनका काम दूसरा है। ये है एस्टर रेज, और इसके अंदर में जो दिखाई दे रहे हैं वो सेंट्रियोल। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो इसकी बात थी। अब क्रोमोसोम कैसा दिखाई पड़ेगा? क्रोमेटिड्स के साथ।
क्योंकि डीएनए डबल हो चुका, एक था ऐसे और दूसरा ये भी एडजस्ट ही कर रहा है, जगह कम है। ओके, ये दोनों और वो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एज यूजुअल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कंडीशन कब है? एस फेज। ठीक है, तो डायग्राम से हम लोग इनको ऐसे दिखा सकते हैं। क्योंकि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो दिमाग खाली नहीं छोड़ेगा। एनीवे, सो ये एस फेज। अब देखिए एस फेज और जी टू फेज में आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आएगा। रीजन क्या है? कोई नए एप्रिशिएबल चेंज, देखने लायक चेंज आपको दिखेगा नहीं जी टू फेज में। जी टू फेज में हम लोग क्या क्या देखे? देखिए जी टू फेज में क्या होता हुआ दिख रहा है? ये देखिए, प्रिपरेशन अगर कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, आपको थोड़ा मतलब विजुअली दिखेगा नहीं, है ना? नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो मॉलिक्यूल आपको दिखेगा नहीं। फिर क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस ट्यूबुलिन अगर बन रहा है, वो भी नहीं दिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नहीं दिख रहा। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या? G2 फेज और एस फेज में सेल लगभग एक ही जैसा दिखता है, कोई एप्रिशिएबल चेंज हम लोग को नहीं है। तो हम लोग एस फेज बराबर G2 फेज यहाँ लिखकर चले। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? फ्रॉम विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका विजुअल हम लोग को कैसा मिल रहा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? उस अवस्था में, उस हालत में हम लोग को एस फेज और जी टू फेज में कोई अंतर खास नजर नहीं आता। जी टू फेज के बाद अभी ये कहाँ पहुंच रहा है? एम फेज। एम फेज में पहला स्टेज क्या है? प्रोफेज। तो आइए अब हम लोग प्रवेश करें प्रोफेज। अब प्रोफेज को और एप्रिशिएट करने के लिए और इसको अच्छे से समझने के लिए इसको बांटा है अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और ट्रांजिशन प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, 3 पार्ट में बांटा है। देखिए तो अर्ली प्रोफेज और एस फेज एक जैसा दिख रहा है, बहुत हद तक। डिफरेंस कहाँ पे नजर आ रहा है? एक जैसा कहने का मतलब जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी वहाँ भी, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी वहाँ भी। अंतर कहाँ दिखाई दे रहा है? क्रोमोसोम के अपीयरेंस में। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा गाढ़ा और घना नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा पतला और लंबे धागे की तरह नजर आ रहा है। तो पहला एप्रिशिएबल चेंज हम लोग को प्रोफेज में एंटर करते समय दिखेगा। जो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो कंडेंसेशन की ओर जा रहे हैं, गाढ़े हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें दिख रहा है। जैसे आप सोचिए ऐसा कि ये क्या बोलते हैं, जलेबी, छत्ते में देखे ना उसको, और जलेबी बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद वो एक रस में डुबाता है,
उस रस में से डुबा के उसके बाद जब निकालता है, देखें लगता है जैसे कुछ गाढ़ा सा चीज उसको पकड़ के रखना चाह रहा है और उस रस को खींच के बाहर निकालता है, वो है उसका चाशनी। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। आप चीनी को पानी में घोल दीजिए, जो आप शरबत बनाते हैं यूजुअली वैसा, और उसको गिराइए ग्लास से थोड़ा कर, तो आपको लगेगा नहीं कि कोई गाढ़ा चीज गिर रहा है ना, जैसे नॉर्मल वाटर फ्लो करता है वैसे गिरेगा। अब जब आप चाशनी को गिराइए तो आपको लगेगा कि अंतिम ड्रॉप जब गिरेगा ना तो एक लगेगा जैसे एक धारा जैसा है, नहीं लंबा जैसा ऐसा नजर आता है। कहने का मतलब उसका डेंसिटी बढ़ता है। तो डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, वहां पे वो मतलब उस तरीके से दिख रहा है कि वो गाढ़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये हल्का है यानी फैला हुआ है, जब एक जगह सिकुड़ेगा तो इसकी मोटाई बढ़ेगी और इसीलिए ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो साइज छोटा होगा कंडेंसेशन के कारण, लेकिन ब्रॉडनेस बढ़ेगा। और जब ये एम फेज में आता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस, वैसे वैसे आपको लाइट माइक्रोस्कोप से ये क्रोमोसोम दिखने शुरू होगा। ठीक है, इसके पहले आपको पता भी नहीं चलेगा न्यूक्लियस में कहाँ बैठा हुआ है, कुछ नहीं मालूम चलेगा। एक उलझा हुआ धारा जैसा कुछ नजर आएगा, दैट वुड नॉट बी सो क्लियर, बहुत अच्छा क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टेज आता है उस समय आपको ये गाढ़े रूप में नजर आता है। सो दिस इज व्हाई द प्रोफेज इज सो इम्पोर्टेंट, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज, बिकॉज हियर द क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस, दैट इज व्हाई देयर ब्रॉडनेस और थिकनेस इंक्रीजेस। प्रोफेज, इसके बाद लिखिएगा प्रोफेज। और हम लोग देख पा रहे हैं प्रोफेज में पहला स्टेज क्या है, अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज करके ध्यान से लिखिएगा इन अर्ली फेज ऑफ प्रोफेज, इन अर्ली फेज ऑफ प्रोफेज द सिस्टर क्रोमैटिड्स, the sister chromatids condense too much, therefore their broadness increase, चौड़ाई बढ़ती है, therefore their broadness increase and the length reduce, therefore their broadness increase and their length reduce. ठीक है, अब क्या होता है, प्रोफेज और आगे बढ़ा, कौन से अवस्था में आया, लेट प्रोफेज। और यहाँ ध्यान दीजिए, लेट प्रोफेज होते होते ये देख रहे हैं, ये बाहरी बाउंड्री क्या था इसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होता है, गायब होने लगता है। ठीक है, एक और चीज, प्रोफेज के दौरान इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, और इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट में बट के साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है। सेल डिवीजन के दौरान वो किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि आप शुरू में ही जब सेल डिवीजन सेल बढ़ रहे थे आप देखे होंगे गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब किनके हिस्से थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि सेल के अंदर कंपार्टमेंट बना रहे थे। अगर कंपार्टमेंट बना के बैठा हुआ रहेगा तो सेल डिवाइड कैसे कर पाएगा, सारी चीजों को बराबर बराबर बांटना है ना, तो अब खाना बनाकर रखेंगे कैसे हो, इसलिए इन खानों को डिसमेंटल करना। ठीक है, उसमें जो कंपार्टमेंट सिस्टम है, कंपार्टमेंट हट जाएगा।
तो इसीलिए गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, टूट जाते हैं टुकड़ों में, और जब सेल डिवाइड कर जाएगा तब फिर वो बराबर हिस्सों में साइटोप्लाज्म के साथ बांट दी जाए। अभी तो इनमें और क्या क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस फेज प्रोफेसरी in this phase the ER comma Golgi, the ER comma Golgi complex disintegrate and disperse and disperse in cytoplasm. Disintegrate and disperse in cytoplasm. Full stop. Next point दीजिएगा, mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast disappear but remain intact together. Next point लीजिएगा, chromatids continue to condense. Chromatids continue to condense and start to appear, और दिखना शुरू होते हैं, and start to appear as eggs. Chromatin क्या था? Continue to condense. Chromatids continue to condense and start to appear. Chromatids continue to condense and start to appear as eggs. English alphabet का eggs. And start to appear और दिखने शुरू होने लगते हैं as eggs. Chromatids continue to condense and start to appear as eggs. अगला दीजिएगा, the nuclear membrane. Next point, the nuclear membrane start to disappear. And nuclear membrane start to disappear, and with ribosomes comma nucleolus, the parts of nuclear membrane, and with ribosomes comma nucleolus and parts of nuclear membrane form a protecting layer over the chromosome to protect them from the cytoplasmic environment.
एनवायरनमेंट। ठीक है, एक बार समराइज करते हैं क्या क्या हुआ। प्रोफेज के दौरान हम लोग पाएंगे क्रोमेटिड्स गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं, कंडेंस करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, उसकी लंबाई कम और चौड़ाई बढ़ेगी, और ये सिलसिला और जारी रहता है। और ऐसा हो जाता है कि पहले धागे जैसा था, अब एक्स के समान दिखने लगता है, अंग्रेजी के अक्षर एक्स की तरह दिखने लगता है। पहला चीज देखें। दूसरा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है। ठीक है। तीसरा, इसके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दिखने बंद हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे इकट्ठे, ऐसा नहीं कि वो टूट जाए। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो G2 फेज में देखे डबल हुए होने के बाद वही लिखे हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, वैसे इकट्ठे रहेंगे एक साथ। और फिर क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब गायब होंगे। और कैसे गायब होंगे, ये टूट जाएंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे। कारण ये एक कंपार्टमेंट सिस्टम के हिस्से हैं। अगर ये बने हुए रहेंगे तो सेल को डिवाइड करने में देंगे नहीं, बनेगा नहीं, इसलिए इन्हें डिसॉल्व होना पड़ेगा। और ये बने किन से, प्रोटीन और लिपिड से, पिघल के साइटोप्लाज्म में रहेगा, फिर से बन जाएगा, राइट। तो इसलिए ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब रहा सवाल कि जब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब हो रहा है, तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन आखिर जाएगा कहाँ, और न्यूक्लियोलस का क्या होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है। तो होगा क्या, न्यूक्लियोलस से बनने वाले राइबोसोम्स और स्वयं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे पेलिकल कहते हैं, और वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह बना हुआ है। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली बार क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म को फेस करता है। और आपको पता ही होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। ठीक है। मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। तो नए कंडीशन में क्रोमोसोम डायरेक्टली अगर एक्सपोज हो गया, डीएनए बहुत सेंसिटिव मटेरियल है जो क्रोमोसोम का मुख्य हिस्सा है, वो टूट गया तो सारा इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए इसे जितना हो सके उतनी सुरक्षा देनी है, तो ये सभी मटेरियल उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये सारा चीज हुआ प्रोफेज। अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहे हैं, तो देख रहे हैं लेट प्रोफेज होते होते और ज्यादा कंडेंस हो गए, पक्का एक शेप का नजर आ रहा है। यहाँ एक्स कह पाइएगा, ये तो अभी भी धागा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक शेप का लग है ना, एक शेप का लग है, इस तरह का हो जाएगा। अब ट्रांजिशन फेज है। इतना सब होने के बाद अब क्या होगा, प्रोफेज अब खत्म होगा और मेटाफेज की ओर जाने लगेगा। और इस इंटरेस्टिंग फेज में क्या होगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए, तो सेंट्रोसोम में से धागे निकलेंगे। सेंट्रोसोम कहाँ है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने के बाद अब इनको एक्सेस मिल जाएगा क्रोमोसोम का, पहले नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये धागे उन तक नहीं पहुंच पाते, ये बैरियर खत्म हो गया। ठीक है। इसलिए क्या होगा, जो तब से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए काइनेटोकोर बनेगा, सेंट्रोमेयर जो क्रोमोसोम का रेफरेंस पॉइंट है, वहां पर काइनेटोकोर नामक प्रोटीन का प्लेट अपीयर होगा, उसके साथ स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ेंगे ताकि उन्हें खींचातानी कर सके और इससे तोड़ सके। ठीक है। तो वही सिचुएशन प्रोफेज में शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ देखें। Now, in the transition phase from prophase to metaphase, ऑपोजिट एंड में सेंट्रोसोम जा चुके, ये आपस में
जुड़े हुए रहेंगे किनके मदद से? एस्ट्रल रेस के मदद से। और ये है सेंट्रोसोम भैया, ये भी सेंट्रोसोम। ये नहीं लग रहा है? ऐसे करके देखिए तो X, ऐसे करके देखिए तो X, ऐसे देखिए तो X, ऐसे लग रहा है ना? और आप देख चुके हैं भाई ऐसे अलग क्यों बनाए? क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रोसोम सभी सेंट्रोमेयर सभी क्रोमोसोम में एक जगह नहीं होते, किसी में सेंटर में नजर आएंगे, किसी में थोड़ा शिफ्टेड नजर आएंगे। इसीलिए ऐसा किए ताकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम हम लोग दिखा सकें। अब क्या होगा, यहां से इस सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, इसको यहां से अटैच करेगा, यानी स्पिंडल फाइबर का एक धागा इस वाले सेंट्रोसोम से निकल रहा है, तो स्पिंडल फाइबर का दूसरा धागा इस वाले से निकल रहा है, आकर कहां अटैच होगा? सेंट्रोमेयर पे। लेकिन सेंट्रोमेयर पे डायरेक्टली नहीं, सेंट्रोमेयर पर प्लेट लगे होंगे जिन्हें कहेंगे काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के साथ अटैच। तो ये क्यों भाग जाएगा? ये भी भाग नहीं जाएगा, ये भी इससे जुड़ेंगे, ये भी इससे जुड़ेंगे, ये बाकी नहीं रहेंगे। इस तरीके से ना समझ में आई? इसी को पिछले डायग्राम में दिखाया गया, राइट? तो ये है स्पिंडल फाइबर्स। एक को ही क्यों, ये भी स्पिंडल फाइबर है ना, ये भी स्पिंडल फाइबर है, और ये हैं क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हम लोग सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हैं ही क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमैटिड ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का, पर ओवरऑल ये क्या है? एक सिंगल क्रोमोसोम है ना, ये सिंगल क्रोमोसोम है ना, तो वही बात हम लोग कर रहे हैं। और ये जगह इसका काइनेटोकोर ओवर द सेंट्रोमेयर। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल सब सेंट्रो करके है, ओवरलैप होता है, पर याद रखना है दिस इज सेंट्रोसोम, इसके अंदर सेंट्रियोल, और यहाँ पे पाए जाएंगे सेंट्रोमेयर, राइट? तो आप पूरा कर सकते हैं। ये है ट्रांजिशन फेज की अवस्था, और इसका मकसद है कि ये सभी को सेंट्रल लाइन पे अलाइन कर दे, एक लाइन में खड़ा कर। एक लाइन में खड़ा करने की विधि चल रही है। अब देखिए, तो अगर हम सेंट्रल लाइन को ऐसे मानते हैं, ये क्या हो गया? ये ग्लोब जैसा है, तो ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन जाता है उसको इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर से नीचे है ना, ये वाला, जिसको इस तरफ खींचा जाएगा तो अपनी जगह आ जाएगा। ये देखिए तो इक्वेटर पे है, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं। ये वाला इक्वेटर से काफी नीचे, इसको ऊपर खींचेगा। ये इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे, इसे ऊपर खींचेगा। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि ऊपर की तरफ नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, पर इक्वेटर से इधर उधर है, तो इन्हें खींचकर सेंट्रल लाइन पे यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे लाया जाए। इसी के लिए इतना जद्दोजहद चल रहा है, और यही है प्रोफेज टू मेटाफेज की ओर ट्रांजिशन। ठीक है, अब बनाइए इसको। तो ये सेंट्रोमेयर को क्यों खींच रहा है? सेंट्रोमेयर को खींच क्यों रहा है? ताकि ये सेंटर पे है। सेंटर पे क्यों आएगा? क्योंकि इसे दो भाग में बांटना है। क्रोमोसोम कैटेगरी। हाँ, इसीलिए जैसे अगर हम बोले हैं कि जायदाद को दो बराबर हिस्से में बांटो,
अब अगर कुछ उस पॉकेट में, कुछ उस अलमीरा में, कुछ उधर रखे तो कैसे पता चलेगा आपके पास पैसा कितना है? तो आपकी पूरे प्रॉपर्टी को एक जगह पे बिछाइए, उसके बाद दोनों को बराबर बराबर बांटते जाइए, कहानी खत्म। ये इसका प्रॉपर्टी यही है, इसलिए सबको सेंटर पे ला रहा है। तो देखिए, तो ये वाला जो अभी हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए वो इसके साथ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, इसीलिए इसको ऐसे बनाया है। एज यूजुअल जिसको हम लोग ड्रॉ किए, देखिए तो कुछ को नीचे, ये सेंट्रल लाइन है ना, कुछ को सेंट्रल लाइन से ऊपर दिखाया, कुछ को सेंट्रल लाइन से नीचे दिखाया, एक बहुत नजदीक और एक तो लगभग इसी पर आ गया। मेटाफेस जब आएगा तब हालत देख रहे हैं, सबको सेंट्रल लाइन पे खड़ा कर दिया। इसी के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट उसने बनाया। ठीक है, तो हम लोग ये चल रहे हैं आगे से।